हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीएस ऋतु स्टडी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है, के बारे में है। दरअसल औपनिवेशिक काल में एक ऐसी सभ्यता की खोज की गई जो कि फिलहाल के पाकिस्तान में और पश्चिमी भारत में ज़्यादातर फैली हुई थी। काफ़ी बड़े भूभाग पर यह फैली हुई सभ्यता थी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। औपनिवेशिक काल में ये मिट्टी के टीलों से दबी हुई थी, लेकिन जब से खोजा गया और इसमें खुदाई का काम चालू किया गया, यानी उत्खनन किया गया, तो उन्होंने देखा कि एक वेल प्लान सिटी, यानी कि एक बहुत अच्छी तरह से नगर नियोजन और पक्की ईंटों से बने हुए नगर उभर कर सामने आते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो प्रश्न यही आता है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा गया, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इनके आसपास मिली, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में देखा गया कि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों के किनारे भी इसके बहुत सारे नगर मिले। तो फिर उन्होंने कहा कि छोड़िए, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, जो नगर सबसे पहले हमने खोजा था यानी कि हड़प्पा, इसका नामकरण हड़प्पा के नाम पे कर देते हैं। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि हड़प्पा क्या है। हड़प्पा दरअसल जो पाकिस्तान आप देख रहे हो, इसका एक पंजाब प्रांत है। उसमें एक जिला है मोंटागोमरी। उस जमाने में मोंटागोमरी था, लेकिन अब उसके काटकर दो टुकड़े कर दिए गए हैं, तो एक जिला और बना दिया गया है साहिवाल। अब जो हड़प्पा है वो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के नजदीक एक गांव पड़ता था हड़प्पा, और उस हड़प्पा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये जहां पर एक्सकवेशन किया, जो कि पुरानी साइट है, उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा पड़ा। रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड है। तो हड़प्पा गांव के नजदीक खुदाई का काम किया गया, क्योंकि मिट्टी का ढेर जमा हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। आइए इस पर शुरू से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब ये सभ्यता मिलनी शुरू हुई तो कार्बन डेटिंग, जैसा कि आप जानते हो, C40, उससे जब पता लगाया गया तो यह पाया गया कि ये सभ्यता बहुत ही प्राचीन थी, यानी लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक की थी। लगा दीजिए आप, यानी कि 2400 ईसा पूर्व पहले ये जन्मी, ये व्यवस्था बनी, और 1700 ईसा पूर्व तक रही, लगभग 5000 वर्ष पहले जन्मी और फली फूली। उससे आगे चार्ल्स मैसन, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है चार्ल्स मैसन। दरअसल चार्ल्स मैसन वो अंग्रेज अधिकारी था जिसको भारतीय लोगों ने ये बताया था कि जो हड़प्पा के नजदीक जो टीला है, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नामकरण किया गया है, कि इस टीले में जी कुछ ईंटें निकलती हैं, और हमारे आसपास के लोग जिनको घर मकान बनाने के लिए ईंटों की जो जरूरत पड़ती है, वो ईंटें बाहर से नहीं लाते, वो इस टीले को खोदते हैं और इसमें से ईंटें निकालते हैं और अपने घर ले जाते हैं। चार्ल्स मैसन ने एक एप्लीकेशन अंग्रेज सरकार को लगाई, क्योंकि उस जमाने में भारत सरकार को जो गवर्न कर रही थी वो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी। तो उस एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया, और धीरे धीरे ये बात दबती चली गई, दब गई, मतलब कि आई गई। फिर क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1861 में, और 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होने के बाद हड़प्पा में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को इसके उत्खनन के लिए भेजा जाता है, यानी कि हड़प्पा का उत्खनन किया जाता है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और उसके ठीक 1 वर्ष बाद
1922 में रखालदास बैनर्जी को हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई करने के लिए भेजा जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इस सभ्यता में ऐसा खास क्या था जो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, तो उसी को हम अब देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें था नगर नियोजन। हम नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे कि इस सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, क्योंकि इस सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो बहुत खास था। ठीक है। दूसरी हम इसकी सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे, इसकी सामाजिक स्थिति क्या थी। उसके बाद हम इसकी आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति के बाद इसके मनोरंजन और शिक्षा जैसे पहलुओं पर अपनी नजरें दौड़ाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम इसका नगर नियोजन देख लेते हैं, क्योंकि इसका नगर नियोजन बहुत ही अट्रैक्टिव था, यानी आकर्षक था। नगर नियोजन से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके विस्तार के बारे में। दरअसल इसका विस्तार भी बताना बहुत ही जरूरी है बेटा। इसका विस्तार ये पश्चिम दिशा में सबसे लास्ट वाली जो साइट थी वो थी सुत्का गैंडों। बेटा जगह कम है इसलिए मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, सुत्का गैंडों। ये थी बेटा दास्क नदी के किनारे, मैं यहां लिख देता हूं सुत्का गैंडों। बेटा ये थी दास्क नदी के किनारे। ठीक है। सबसे पूर्वी दिशा में जो साइट मिली थी वो मिली थी बेटा हमको यहाँ पे मेरठ में। मेरठ एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसका नाम था आलमगीरपुर। क्या था बेटा? आलमगीरपुर। मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। आलमगीरपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटा हिंडन नदी के किनारे। एक यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, तो हिंडन नदी के किनारे पर है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में यानी कि उत्तर की साइड हमको एक साइड मिली माडा, जो कि उत्तरी साइड थी, और दक्षिण में बेटा हमको सबसे लास्ट वाली साइड मिली दैमाबाद। इनको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। उत्तर में बेटा माडा, JNK यानी जम्मू कश्मीर। ये बेटा चिनाब नदी के किनारे थे। ठीक है। ये दास्क नदी के किनारे और ये हिंडन नदी के किनारे। और बेटा जो दैमाबाद है ये था गोदावरी नदी के किनारे। इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अहमदनगर। तो बेटा ये इसका फैलाव है, यानी कि पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी छोर पर सुत्का गैंडों जो कि दास्क नदी के किनारे पर पड़ता है, और सबसे पूर्वी छोर जो कि आलमगीरपुर नामक साइड थी, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंडन नदी के किनारे पर पड़ती है। बेटा सबसे उत्तरी साइड थी वो थी माडा, JNK यानी जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे पड़ती है। और सबसे दक्षिणतम जो इसकी साइड थी वो दैमाबाद थी, जो अहमदनगर जिले के अंतर्गत आती है और गोदावरी नदी के किनारे पर पड़ती है। अब बेटा आपने एक खास चीज इसमें अगर देखे हो तो इसमें एक सेप बनती है त्रिभुजाकार। ये हो गया त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। ठीक है। तो इसके अंदर क्या त्रिभुज ही त्रिभुज हो गए। तो इसका एक क्वेश्चन क्या आता है कि इसकी शेप कैसी है इस सभ्यता। तो बेटा इस सभ्यता की जो शेप है वो है त्रिभुजाकार। ठीक, जैसा कि आप देख भी सकते हो। अब इसका जो फैलाव है बेटा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी डिस्टेंस है बेटा वो है 1400 किलोमीटर।
ठीक है। यानी माडा से और देमाबाग तक जो डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है। और बेटा सुतका गेंदोर से आलमगीरपुर तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 1600 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 1600 किलोमीटर। अगर हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल बेटा 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। क्षेत्रफल इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, एक बहुत बड़ी बीच में फैली हुई थी। उस जमाने की जो मेसोपोटामिया और चीन की जो सभ्यता थी और मिस्र की जो सभ्यता थी, अगर इन तीनों सभ्यताओं को मिलाकर भी इनका क्षेत्रफल मापा जाए तो उनसे भी बड़ी सभ्यता हमारे पास थी। जिस जमाने में इस सभ्यता को खोजा जा रहा था, उस जमाने में बेटा ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज बनी। हर देश के जो राष्ट्रीय अखबार थे और जो क्षेत्रीय अखबार थे वहाँ के, उन सभी अखबारों ने इसे जगह दी, क्योंकि ये मानव समाज के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी कि इंडिया के अंदर एक ऐसी सभ्यता मिली है जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है और जो एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैली हुई है, यानी जिसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। आइए आगे देखते हैं इसका नगर नियोजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका विस्तार जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर लेना। दरअसल ये सभ्यता अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और फिलहाल की इंडिया। बेटा यहां पर 2 साइट मिली, यहां पर लगभग 900 साइट मिली और हमारे यहाँ पर लगभग 1500 साइट मिल चुकी है। यानी कि आज़ादी से पहले तो लगभग 40 साइट मिली थी इनको, यानी कि 40 नगर ये हमको मिले थे आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ादी के बाद में जब इस सभ्यता को और खोजा गया तो इंडिया के अंदर, अकेले इंडिया के अंदर बेटा 1500 साइट मिली और सबसे ज़्यादा जो साइट मिली वो हमें गुजरात से। इसे लिख लेना, इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा साइट कहाँ मिली? बेटा गुजरात में। तो अफगानिस्तान से 2, पाकिस्तान से 900 और इंडिया से लगभग 1500। अब इसका नगर नियोजन देख लेते हैं बेटा। नगर नियोजन, दरअसल ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, यानी ग्रामीण नहीं थी, ये शहरी सभ्यता थी। क्यों इसे शहरी सभ्यता बोला गया है? क्योंकि इसकी सुख सुविधाएं, इसकी स्ट्रक्चर, वास्तुकला यानी बनावट बिल्कुल शहर के जैसी थी और जो फैसिलिटी थी वो बिल्कुल एक महानगरों जैसी थी। जो हमारे महानगर हैं वो आज भी हमको ऐसी फैसिलिटी नहीं दे पाए हैं बेटा जो उस जमाने में इनको मिला करती थी। ठीक है, तो आइए इसे देख लेते हैं। नगर नियोजन के अंदर बेटा ज्यादातर साइट में, सभी साइट्स में लगभग 2 टीले मिले। एक टीले का नाम दिया गया बेटा पश्चिमी टीला और एक टीले को नाम दिया गया पूर्वी टीला। पूर्वी टीला बेटा दरअसल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पश्चिमी टीला है वो मैंने थोड़ा ऊंचे पर बनाया है और जो पूर्वी टीला है वो मैंने थोड़ा नीचे पर बनाया है। ऐसा ही था, जो पश्चिमी टीला था वो हमें ऊंचे पर मिला, यानी कि उसकी जमीन थी जो ऊंची थी, और जो पूर्वी टीला है वो नीचे पर मिला। तो बेटा ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि जो टीला ऊंचे पर था इसमें शासक वर्ग रहता होगा, यानी कि इसमें पुरोहित वर्ग, यानी जो सब
सत्ता होगी जो पूरे नगर को कंट्रोल करती होगी, इसमें वो वर्ग रहता होगा। दूसरी बड़ी बात, इसका बेटा ध्रुवीकरण हो रखा था। ध्रुवीकरण यानी कि इस टीले पर चार दीवारें, इस टीले के चारों ओर चार दीवारें हो रखी थी पकी ईंटों से। तो हो सकता है यहाँ शासक वर्ग रह रहा होगा और उनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई आक्रमण न कर दे, इसलिए यहाँ पर चार दीवारें बनाई गई होंगी। ठीक है बेटा। दूसरी बात, क्या इसका कोई एक्सेप्शनल केस भी है? जी बिल्कुल है। ज्यादातर नगरों में हमें सिर्फ दो टीले मिले, लेकिन एक नगर ऐसा था जिसका नाम है बेटा धौलावीरा। इसमें हमें तीन टीले मिले और जो बीच वाला टीला है इसको हमने नाम दिया गया मध्यमा टीला। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई ऐसा नगर भी था जिसके दोनों टीले चार दीवारी से घिरे हुए हो? जी बिल्कुल, कालीबंगा। ये बेटा धौलावीरा था जिसमें तीन टीले थे, और बेटा कालीबंगा एकमात्र ऐसी साइट है जिसका जो निचला टीला था यानी पूर्वी टीला था वो चार दीवारी से घिरा हुआ था। ठीक, तो इसे याद रखना, कालीबंगा एकमात्र ऐसी साइट है जो चार दीवारी से घिरी हुई थी, जिसकी पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीले चार दीवारी से घिरे हुए थे, और धौलावीरा में तीन टीले मिले हैं और जो बीच वाला टीला है बेटा उसका नाम हमने मध्यमा दिया है। ठीक, इसके जो बेटा घर थे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसे थोड़ा मिटा दूं, जगह कम है ब्लैक बोर्ड पर। जैसा कि आपने देखा बेटा दो टीले थे, इन टीलों के बीच में एक राजपथ था, यानी कि बेटा काफी चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर तक चौड़ी थी, इसे राजपथ बोला गया। ठीक है। इसके अंदर बेटा ऐसे गलियां थी। ठीक है, ऐसे यहां पर थी। आपने उसमें पढ़ा होगा कि सड़कें समकोण पर काटती हैं, तो आप देख लीजिए सड़कें समकोण पर काट रही है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री को कहते हैं। तो ये 90 डिग्री तो हो गया, ये 90 डिग्री तो हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं सड़कों का समकोण पर काटना। ठीक है। इसमें घरों की बसावट, एक चीज और सुनी होगी बेटा आपने, जो दरवाजे थे वो मेन रोड पर नहीं खुलते थे, यानी कि गलियों में खुलते थे। ठीक है, जैसे ये रोड है, राजपथ है, और ये भी रोड है, तो अंदर गलियां बनी हुई थी और गलियों में ये घर थे। तो बेटा इन घरों के जो दरवाजे थे वो यहाँ खुला करते थे, यहाँ, ना कि यहाँ। ठीक है। एकमात्र लोथल ऐसी साइट है बेटा, ध्यान रखना, एकमात्र लोथल ऐसी साइट है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, बाकी जो साइट हैं उनके दरवाजे गलियों में खुलते थे। ठीक है बेटा। और जो घर थे बिल्कुल जाल की तरह थे, यानी कि एक दूसरे के टच में थे, और क्योंकि सभ्यता पूरी तरह से वेल प्लान्ड थी, यानी हर चीज एक प्रॉपर वे में थी, तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये ग्रिड पद्धति में बसाई गई थी। ये घर कैसे बसाए गए थे? ग्रिड पद्धति में। ग्रिड मींस जाल, जाल की पद्धति में थे, एक जाल टाइप थे। ऐसे नहीं था एक घर यहाँ बना दिया, एक घर 10 किलोमीटर दूर बना दिया, नहीं, एक जाल की पद्धति में थे, जिसे ग्रिड पद्धति में बोला जाता है। आप लिख लें, घर कैसे थे बेटा? ग्रिड पद्धति। ठीक है। अब एक घर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ज्यादातर घर कैसे थे। मान लीजिए बेटा ये घर है, ठीक है। अब घर में एंट्री कैसे मारी जाती है? ये दरवाजा है। अब घर में एंट्री या तो कोई ऐसे आता बेटा या कोई ऐसे आता, तो यहां पर एक दीवार बनी हुई थी लगभग 6 फीट की, एक दीवार बनी हुई थी लगभग 6 फीट की, और यहाँ एक
कच्चा आंगन था, इतने बीच में आंगन कच्चा था, मकान पक्की ईंटों के थे, याद रखना ये चीज। यहाँ पे इनका एक कुआ, यहाँ पे स्नानघर और बेटा यहाँ पे किचन, ठीक है। यहाँ पे कुआ हो गया, यहाँ स्नानघर और यहाँ किचन हो गया। इसकी जो पानी की व्यवस्था थी निकालने की वो इतनी अच्छी थी, ऐसे नालियां बनाई हुई थी, ऐसे ऐसे और ऐसे बेटा पानी निकल करके शहर के बाहर चला जाता था, ठीक है। यानी कि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी बेटा, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी गलियों में और सड़कों में नहीं फैलता होगा, क्योंकि जो नालियों की भी व्यवस्था थी वो भी अपने आप नालियों को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटती थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर स्नानघर, यानी कि हर घर में बाथरूम मिले हैं और वो है जो लोग के हर घर में लगभग कुआं मिला है बेटा, ठीक है। जो नालियाँ थी उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि नालियों को भी कवर किया गया था, यानी कि लगभग लगभग अंडरग्राउंड थी। जैसे घर है तो उसे पक्की ईंटों से ढका हुआ था ऐसे ऊपर से, और जैसे रोड है तो पत्थर की जो सिलाएं थी यानी बड़े बड़े पैनल थे उनसे नालियों को कवर किया गया था। तो आप सोच सकते हैं उस जमाने में एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास थी कि नालियों को पैनल से कवर किया गया था, और यहाँ पर बाढ़ का पानी इकट्ठा ना हो, हमारे नगर के अंदर बाढ़ नहीं हो, क्योंकि आप देखते होंगे मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में एक हल्की सी बारिश हो जाए तो बाढ़ का सैलाब आ जाता है। लेकिन उस जमाने की यानी 5000 वर्ष पहले नालियों की इतनी अच्छी व्यवस्था जो की गई थी, जैसा कि मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे थे, इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बाढ़ तो नामात्र, पानी बरसता भी होगा तो नगर में कभी बाढ़ नहीं आती। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप, नगर नियोजन। और इसकी एक चीज और बता दूं मैं बेटा, जो मकान बने हुए थे, जो भवन बने हुए थे, वो सब पक्की ईंटों से बने हुए थे। आग में या तो वो ईंटें आग में पकाई गई होंगी और या वो ईंटें धूप में सुखाई गई होंगी, तो वो पक्की ईंटें थी मिट्टी की। और पकी हुई मिट्टी को यहाँ टेराकोटा कहा गया है सभ्यता के अंदर। क्या कहा गया बेटा? टेराकोटा। ये चीज नोट कर लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा गया। बेटा एकमात्र लोथल ऐसी साइट है जहां पर दरवाजे मुख्य सड़क पर बनते हैं। अब इसका देख लेते हैं बेटा, सामाजिक जीवन। यहां का बेटा सामाजिक जीवन देख लेते हैं। बेटा इस सभ्यता के कोई खास प्रमाण तो है नहीं सामाजिक जीवन के, लेकिन फिर भी अंदाज लगाए जाते हैं। जो चीजें वहां पे मिली हैं उन्हें देखकर कुछ कयास लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर शासक वर्ग रहता होगा, या फिर कह लीजिए पुरोहित या विद्वान वर्ग कह सकते हैं आप, विद्वान वर्ग रहता होगा। दूसरा यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहता होगा, और तीसरा बेटा यहाँ पे किसान वर्ग रहता होगा। चौथा यहाँ पे श्रमिक वर्ग रहता होगा। यानी कि ऐसे कयास लगाए जाते हैं बेटा कि ये जो सभ्यता थी ये 4 वर्गों में बटी हुई थी, विद्वान वर्ग में, व्यापारी वर्ग में, और किसान वर्ग में, श्रमिक वर्ग में। ठीक है। जो सामाजिक सत्ता थी वो ऐसा माना जाता है कि जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। क्या था बेटा? समाज इनका मात्र सत्तात्मक था, यानी कि जो मुख्य सत्ता थी वो मां के हाथों में थी। ऐसे कयास इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इस सभ्यता के अंदर बेटा जब खुदाई की गई तो हमें बहुत ज्यादा जो है स्त्रियों की मूर्ति मिली। तो स्त्री
ऋषियों की मूर्ति मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ मातृ सत्ता रहेगी। मातृ सत्ता जैसे कि आप महाभारत में देखते होंगे, जब कोई पांडव आता है तो उसका अनाउंसमेंट कुछ इस तरह होता है कि सावधान कुंती पुत्र युधिष्ठिर पधार रहे हैं। कोई कौरव आता है तो उसका कुछ इस तरह आवाज़ लगाई जाती है द्वारपालों द्वारा कि सावधान गांधारी नंदन दुर्योधन पधार रहे हैं, ठीक है, सावधान देवकी नंदन कृष्ण पधार रहे हैं। तो माँ के नाम से एक तरह से पहचान थी, इसलिए इसे माना गया है कि यहाँ मातृ सत्ता थी। दूसरी बड़ी बात, जो समाज में इनके यहाँ पर कोई हथियार नहीं मिले हैं और एक ऐसे जो स्रोत है वो बिल्कुल नहीं मिले हैं कि सत्ता किसी राजा के हाथ में रही होगी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग मिलकर सत्ता चलाते हैं, यानी कि कुछ हद तक इसको लोकतंत्र माना गया है, क्योंकि ना तो यहाँ पर हथियार मिले हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो शासक वर्ग रहा होगा वो कुछ लोकतांत्रिक सिस्टम पे आधारित रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज बेटा हम देख लेते हैं इनकी लिपि। इनकी लिपि एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से लिखी गई है और जिसको हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, जो कि भाव चित्रात्मक है, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि दाईं ओर से लिखना शुरू किया, बाईं ओर चली, और फिर बाईं ओर से लिखना शुरू किया, दाईं ओर चली, फिर यहाँ से ऐसे आई और फिर यहाँ से ऐसे लिखा। तो यानी कि इसकी जो लिखाई है वो भाव चित्रात्मक होने के साथ साथ दाईं ओर से बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे लिखी जाती है। लगभग इसकी लिपि में बेटा 375 अल्फाबेट मिले हैं और 375 से 400, क्योंकि जो 25 चिन्ह हैं बेटा वो एक बहस का मुद्दा है, यानी कि उन पर जो पुरातत्व विद्वान हैं वो कुछ तो कह रहे हैं कि ये 375 ही है, लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं ये चिन्ह अलग हैं, क्योंकि उनमें स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब कि छोटा सा डिफरेंस है। लगभग एक जैसे होने के कारण उन 25 चिन्हों को रहस्यमय तरीके से देखा जाता है और इसलिए कुछ लोग 375 बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं ये अल्फाबेट 400, ठीक है। तो ये बेटा इनकी लिपि है। आगे इनका आर्थिक जीवन देख लेते हैं। आर्थिक जीवन बेटा जैसा कि आपको पता है यहाँ का जो मुख्य काम था वो व्यापार था। व्यापार, किसान, यानी कि दूसरा जो मुख्य काम था इनका क्या था, खेती। बेटा व्यापार करते थे, जो मिस्र की सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके साथ ये व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरें मिली हैं और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी जो मोहरें हैं वो हमें यहाँ पे मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते हैं और जो खास तौर से व्यापार होता था बेटा वो कपास का होता था और विदेशियों ने हमारे कपास को सिंदन कहा है। क्या कहा है बेटा, सिंदन। सबसे पहले कपास की जो खेती की देन थी वो हड़प्पा वासियों की ही थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी ही थी। खेती में बेटा जो इनकी मुख्य फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। हालांकि कुछ फल भी थे, तरबूज, लेकिन मुख्य फसलें ये दो ही हैं बेटा, तरबूज, खरबूज और खजूर के भी साक्ष्य मिले।
गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूज और खजूर। सरसों, तिल। बेटा सरसों और तिल के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मुख्य फसलें गेहूं और जौ की थी। हालांकि साक्ष्य में चावल के भी मिले हैं, चावल की जो भूसी है, लेकिन चावल को कब इनमें ऐड किया जाता है इनकी फसलों में? जब ऐड किया जाता है जब लगभग सभी नगरों से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन जो चावल की भूसी है वो एकमात्र हमको लोथल से प्राप्त हुई है। तो अगर कोई चीज हमें एक या दो साइट से प्राप्त होगी या मिलेगी तो हम उसे मुख्य धारा में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज जब ही उस सभ्यता की चीज मानी जाएगी जब वो पूरे सर्कल में फैली हुई होगी, यानी कि लगभग सभी नगरों में फैली हुई होगी। लेकिन जो चावल की भूसी है वो लोथल और सूरकोटड़ा में मिली है और लोथल में मुख्यतः मिली है, तो इसलिए बेटा चावल को हम इनकी फसलों के अंतर नहीं लाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो बेटा इनकी आर्थिक स्थिति थी। और दूसरा जो व्यापार इनका होता था बेटा, व्यापार में मुद्रा का चलन नहीं था, ध्यान रखना। व्यापार इनका वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय बोले तो बेटा यानी कि हम कपास लेके गए और मानकर चलो कोई और चीज ले आए, जैसे कि कपास लेकर गए और जूते ले आए। होता है गांव में जैसे बाल कटवाए और नाच ले लिए, तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। एक वस्तु ली और दूसरी वस्तु उसको दी, इसे ही बेटा वस्तु विनिमय बोला जाता है। तो व्यापार कुछ इस तरह होता था इनके अंदर। अब बेटा यहाँ का मनोरंजन देख लेते हैं। इनके जो मनोरंजन के साधन थे वो बेटा खासकर चौपड़ यानी चेस होता है, मुर्गी लड़ाना, ठीक है, चेस और मुर्गी लड़ाना। बेटा चेस इसलिए क्योंकि मोहनजोदड़ो जो साइट है उसमें हमको एक पत्थर की शिला मिली है, इतनी बड़ी पैनल टाइप मिला है पत्थर का, और उस पत्थर पर जैसे चेस के कॉलम कड़े हुए होते हैं ऐसे कॉलम कड़े हुए मिले हैं बेटा हमको उस पर। उसके पास हमें छोटी छोटी गोटी टाइप मिली है ऐसे। कुछ लोग तो मान रहे हैं कि ये शिवलिंग है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं गोटियां हैं। तो ऐसे कयास लगाए जाते हैं बेटा कि यहाँ पर चेस खेला जाता रहा होगा, ये लोग चेस खेलते होंगे, ठीक है। तो इनका मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो चेस था, और मुर्गी लगाना और मछली पकड़ना, क्योंकि मछलियों की हड्डियां भी बेटा वहां से हमें मिली है, तो आप कह सकते हो मछली पकड़ना भी इनके मनोरंजन का मुख्य साधन रहा होगा। हालांकि लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। जो लोगों का टाइप था वो दोनों था बेटा, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, ठीक है। तो बेटा आप देख लेते हैं इनकी जो साइट हमें मिली है उन साइटों से हमको क्या क्या चीजें मिली हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो आइए बेटा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइट मिली है और उन साइट से हमें क्या क्या चीज मिली। जैसे बेटा हमको सबसे पहले मिली हड़प्पा। हड़प्पा बेटा एकमात्र ऐसा स्थल था ये 1921 में खोजा गया। दरअसल हड़प्पा को जब हमने खोदा तो चीजें ऐसी नहीं मिली जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि जो लोग थे आसपास के उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर रखा था या निस्नाबूद कर दिया था। और दूसरी बात बेटा 1853 के आसपास का एक काम चल रहा था जिसकी देखभाल ब्रंटन बंधु कर रहे थे। ब्रंटन बंधुओं ने जो रेलवे लाइन बनाई थी लाहौर कराची से और लाहौर, उसमें जितनी भी ईंटें लगी वो सभी ईंटें उन्होंने हड़प्पा जो टीला था उससे खुदवा के मंगाई, जाने में अनजाने में जैसे भी मंगाई। तो इन्होंने वहां से ईंटें मंगाई, प्लस में जो गांव के स्थानीय लोग वहां पर ईंट चोरी करते थे उन्होंने उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और चीजें हमें ऐसी नहीं मिल पाई
जैसे उस जमाने में नहीं होंगी। ठीक है, तो हड़प्पा में बेटा 1921 में, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की, यानी कि इसकी खुदाई की। दयाराम साहनी बेटा मोंटागोमरी जिला, मोंटागोमरी जिला और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फिलहाल वो जिला है बेटा वो साहिवाल है, याद रखना। अगर ऑप्शन में फिलहाल का पूछा जाए तो साहिवाल ऑप्शन हो तो साहिवाल पे टिक करके आना है। बेटा ये रावी नदी के तट पर था। ठीक है, जैसे कि ये हो गई आपकी सिंधु नदी, ठीक है, और ये हो गया आपकी रावी नदी। याद रखना रावी नदी डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती है, जो चिनाब नदी है उसमें ये चारों नदी मिलती है, और चिनाब नदी जब सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर रखा है। और ये हड़प्पा मिला था यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, रावी नदी के लेफ्ट हैंड साइड पे हमको हड़प्पा नाम का स्थल मिला था बेटा। इसमें हमें क्या क्या चीज मिली, एक तो बेटा इसका कब्रिस्तान, यहाँ पे हमको एक कब्रिस्तान मिला है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो अपनी लाशों को दफनाते भी थे और जलाते भी थे। ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य मिले हड़प्पा के अंदर दफनाने के और मोहनजोदड़ो के अंदर जलाने के। तो दोनों तरह की प्रथाएं प्रचलित थी, अंत्येष्टि दोनों तरह से की जाती थी, जलाते भी थे और दफनाते भी थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेटा कब्रिस्तान मिला है, जिसको हम R37 के नाम से पहचानते हैं। नंबर 2 बेटा एक बड़ी ही विचित्र चीज मिली है, एक स्त्री की नग्न मूर्ति मिली है बेटा, नग्न मूर्ति, उसे हम मातृ देवी की मूर्ति भी कहते हैं, मातृ देवी की मूर्ति। बेटा ये जो रहस्यमय मूर्ति हमको यहां से मिली है, इसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। तो बेटा ऐसा माना जा रहा है, गर्भ से पौधा, तो बेटा ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग धरती को ही उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते होंगे, क्योंकि ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये पीपल जो वृक्ष है उसकी पूजा करते होंगे और शिवलिंग की पूजा करते होंगे, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो एक ऐसा भी साक्ष्य मिला है, इस स्त्री की जो नग्न मूर्ति मिली है वो ऐसे सिर के बल पड़ी हुई थी और पैर उसके ऊपर थे, सिर उसका नीचे था जमीन की तरफ, और उसके गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया जा रहा है। उसको बेटा मातृ देवी की मूर्ति बोला गया है कि ये लोग धरती को ही उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते हैं, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। बेटा नंबर 3 यहां से एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसने एक सौर उड़ा हुआ है। आपने एनसीईआरटी की बुक्स पे देखा होगा, एक कढ़ाईदार सौर ओढ़े एक योगी आधी आंखों को लगभग खोले हुए बैठा हुआ है। ये मूर्ति बेटा हमको यहीं से मिली है, हड़प्पा से मिली है, और इस चीज से अंदाजा लगाया जाता है क्योंकि बेटा ये जो योगी है इसने आंखें बंद कर रखी हैं, थोड़ी सी खुली हुई हैं, तो ऐसा माना जाता है इन लोगों का योग और ध्यान का ज्ञान था। ठीक है बेटा, योग और ध्यान का इन लोगों को भली भांति ज्ञान था, ऐसा माना जाता है इस मूर्ति को देखकर। तो हड़प्पा में बेटा ये चीजें मिली हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हो एक बार। बेटा दूसरी सबसे बड़ी साइट मिली थी, ये है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है मोहनजोदड़ो, याद रखना। लेकिन अब फिलहाल राखी गढ़ी है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है हरियाणा में, जो राखी गढ़ी है उसके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है,
खैर बाद का वैसे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मोहनजोदड़ो बेटा, दरअसल जब इन सभ्यताओं मतलब इन नगरों का एक्सकवेशन किया गया तो ये पाया गया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही सबसे बड़े इसमें नगर थे। यानी सबसे पहले नंबर पर मोहनजोदड़ो और दूसरे नंबर पर हड़प्पा। तो बेटा एक इतिहासकार थे पिंगट। पिंगट इतिहासकार ने इन्हें जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है बेटा? जुड़वा राजधानी। किसको? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला। दूसरी बड़ी चीज, इसको सिंध का यानी सिंध का नेगलिस्तान, इसे सिंध का नेगलिस्तान और मृतकों का टीला कहा जाता है। नेगलिस्तान बेटा बाग को कहते हैं, बगीचे को कहते हैं, तो यानी इसे सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। सिंधु नदी के सीधे हाथ की तरफ ये पड़ता है बेटा मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी है आपकी, ऐसे नोट कर रहा हूं मैं, और सीधे हाथ की तरफ बेटा साइड पड़ती है आपकी मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत के अंतर्गत आती है। सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत, लारकाना डिस्ट्रिक्ट, लारकाना डिस्ट्रिक्ट। और बेटा इसकी जो खुदाई की थी वो की थी रखालदास बैनर्जी। रखालदास बैनर्जी ने 1922। बेटा यहां देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज मिली। दरअसल यहां पर हमें एक विशाल अन्नागार मिला था, जिसमें बेटा हम अनाज स्टोर करते हैं, यानी कि जिसमें हम अनाज स्टोर करते हैं, ऐसा एक हमें विशाल अन्नागार मिला। दूसरा, इसमें हमें वृहत यानी कि विशाल स्नानागार मिला। बेटा ये बहुत ज़्यादा जो किताबें हैं उनमें लिख रखा है, किसी किताब में तो लिख रखा है कि सबसे बड़ी सभ्यता का नाम बताएं, तो उनमें लिख रखा है किसी ने कि विशाल अन्नागार सबसे बड़ी सभ्यता है, किसी ने लिख रखा है कि वृहत स्नानागार ये सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, इसी को आज हम देखते हैं। तो बेटा जो विशाल अन्नागार है इसकी लंबाई है 45 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई है 15 मीटर। अब आप खुद ही देख लेना कौन सी बड़ी इमारत है। जो बेटा विशाल स्नानागार है इसकी जो लंबाई है वो है 11.08 मीटर, इसकी बेटा चौड़ाई है 7.11 मीटर, और इसकी जो बेटा गहराई है वो है 2.4 मीटर। 2.4 मीटर। तो बेटा अब आप खुद ही देख लीजिए, 45 मीटर और 15 मीटर ज्यादा होते हैं या 11 मीटर और 7 मीटर और 2 मीटर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो सबसे बड़ी विशाल इमारत है वो है हमारी विशाल अन्नागार, और जो हमको कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। ठीक है, तीसरी चीज एक बार मैं इसको विस्तार से बता दूं। जो स्नानागार मिला है बेटा मोहनजोदड़ो के अंदर, काफी बड़ी इमारत है ये भी, हालांकि सबसे बड़ी नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन काफी बड़ी इमारत है ये। तो बेटा इसमें ऐसी सीढ़ियां बनी हुई हैं उत्तर और दक्षिण की तरफ। इस कुंड में अंदर उतरने के लिए इसमें बेटा सीढ़ियां बनी हुई हैं, और इस कुंड के आसपास 8 स्नानागार यानी बाथरूम बने हुए हैं। ठीक है, एक कुआं है इसके पास, और काफी अच्छे ढंग से ये जो बाथरूम है यहाँ पे बने हुए हैं, और काफी चर्चाओं का विषय ये जो इमारत है आपकी, जो स्थल है स्नानागार, ये काफी चर्चाओं का विषय रहा है। ठीक है, तीसरी चीज बेटा यहां से हमें एक आद्य शिव मिलेगी। आद्य शिव
या आपने तो सुना होगा पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ बेटा इसे पशुपतिनाथ क्यों कहा गया है? एक तो इसके जो मुकुट है ऐसा मुकुट है, और इसके 3 मुख हैं। 3 मुख वाले ये देवता मिले हैं जिसको पशुपतिनाथ या आदि शिव भी बोला गया है। और ऐसे अंदाज लगाए जाते हैं कि ये लोग शिव की उपासना करते होंगे। हालांकि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जाते हैं इस योगी को मिलने, इसको आदि शिव को मिलने से, कि ये लोग जरूर शिव की पूजा करते होंगे। और पशुपतिनाथ इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके चारों ओर जंगली जानवर बैठे हुए हैं, जैसे हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण। तो ये जानवर बेटा इसके चारों ओर बैठे हुए हैं, हाथी, गैंडा, बाघ और हिरण। याद रखना बैल इसके पास बैठा नहीं मिला है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि क्या बैल भी इनके पास बैठा था, तो बेटा बैल इनके पास नहीं बैठा मिला है। हालांकि जो एक ऊबड़ वाला सांड है वो इस सभ्यता में काफ़ी पूजनीय है, और जो सभ्यता की मोहरें हैं, इन जो यहाँ से मोहरें निकली हैं बेटा, उन मोहरों पे एक ऊबड़ वाले सांड की जो पिक है यानी जो फोटो है वो सबसे ज़्यादा बुधी हुई है। हालांकि एक स्वास्तिक का निशान भी हड़प्पा से निकला है। स्वास्तिक बेटा ऐसा होता है, यानी कि माना जाता है कि इन्हें स्वास्तिक का ज्ञान था, क्योंकि एक मोहर पर हिंदी पर स्वास्तिक का निशान होता है। ठीक है, तो बेटा एक पशुपतिनाथ मिला है। और चौथी जो चीज है, कुछ लोग उसे विश्वविद्यालय मानते हैं, यानी कि एक इस संस्कृति का विद्यालय रहा होगा। एक इमारत मिली है, काफी बड़ी है वो भी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उस जमाने में विद्यालय रहा होगा, क्योंकि इन्हें अक्षरों का ज्ञान तो था, वो अलग बात है, हम इनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है बेटा कि इनको विद्यालय यहाँ पे रहा होगा। 5वीं चीज, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक चौक मतलब कि शिला मिली है, जिस पर चेस की कॉलम मिले बेटा। वो हमें मोहनजोदड़ो से ही मिली है, जहां पर हमें चेस के कॉलम मिले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा इसके बाद आता है चंदूदड़ो। इसके बाद आता है बेटा चंदूदड़ो। बेटा चंदूदड़ो को एक्सकवेशन किया था, यानी खुदाई की थी गोपाल मजूमदार। बेटा ये सिंध प्रांत के अंतर्गत है और सिंधु नदी के किनारे ही है। सिंधु नदी के किनारे पर है। गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई की थी। यहाँ पर बेटा जो हमें मिली है, एक तो मन के बनाने के कारखाने। दरअसल बेटा कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि मन के क्या है। मन के होते हैं जो मालाओं के अंदर बीज नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कुछ मालाओं के अंदर बड़े बड़े होते हैं, तो उन बीजों को ही मन के बोला जाता है। ठीक है, तो मन के बनाने के कारखाने हमें यहाँ पर मिला है। दूसरा बेटा एक ईंट है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान। ठीक है बेटा, ये इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो ईंट है उस पर छपे हुए हैं पैर के निशान। बिल्ली भाग रही है और कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है, चंदूदड़ो कहाँ पर है बेटा? यहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है बेटा, पाकिस्तान को यहीं पे खत्म करते हैं
मतलब और अब अपने इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया की भी जो इम्पोर्टेंट साइट है मैं उनको ही कराऊंगा, बाकी आप बुक में एक बार जरूर पढ़ लेना। बेटा अब इंडिया में आते हैं, सबसे पहले आते हैं हम अपना लोथल में, क्योंकि बेटा लोथल है गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर जो प्राचीन सभ्यता है वो सबसे ज्यादा खोजी गई है। कौन से स्टेट में? गुजरात स्टेट में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लोथल है बेटा भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी। बेटा रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी, ठीक है, रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की थी, यहां पे है लोथल, ठीक। और बेटा कहां पे है ये? गुजरात, ठीक। डिस्ट्रिक्ट बोले तो बेटा अहमदाबाद, देख लेना, अहमदाबाद जिले के अंदर। इसके अंदर बेटा मिली है तो हमें चावल की भूसी, यहां से हमें चावल की भूसी प्राप्त हुई है। दूसरी, यहां से हमें बेटा बंदरगाह के साक्ष्य मिले। ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यापार करते होंगे ये मतलब कुछ जहाज़ों द्वारा यानी छोटे जहाज़ों द्वारा और बड़ी नावों द्वारा व्यापार करते रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा बेटा यहाँ पे हमें युग्म समाधियाँ मिली, युग्म समाधियाँ, ठीक। युग्म समाधियाँ से मतलब होता है बेटा कि जो समाधि मिली है यानी जो दफनाया गया है लोगों को, वो दो लोगों को दफनाया गया है, यानी एक औरत को और एक पुरुष को। तो ऐसा कयास लगाए जाते हैं कि बेटा हो सकता है यहाँ पे सत्य प्रथा रही है, क्योंकि युग्म समाधियाँ मिली है। लेकिन ऐसे कयास पूरी तरह से कब सही होते? जब ये युग्म समाधियाँ पूरी सभ्यता के अंदर मिली होती। इसलिए हम ये भी नहीं मान सकते पूरी तरह कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। तो बेटा युग्म यानी महिला और पुरुष की जो समाधि है यानी उनको जमीन में दफनाया गया है, वो भी एक साथ। दूसरी बड़ी चीज, कुछ जगह उनके आभूषण रखे गए हैं और उनके लोटा में कुछ जल रखा, तो लोटा में कुछ रखा होगा उस जमाने में उन्होंने, और उनकी डेली यूज की जो वस्तु है उनको रखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और बिल्कुल मानते रहे होंगे कि आत्मा है, क्योंकि तभी तो कोई चीज उसके पास रखेगा ताकि मरने के बाद भी वो उनको यूज करता है, ठीक है। बेटा युग्म समाधियां मिली हैं। चौथी हवन कुंड मिली, ठीक है। तो बेटा ये चीज हमें लोथल से मिली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं बेटा धौलावीरा पर। धौलावीरा बेटा ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिले। कहां पर पड़ता है बेटा? कच्छ जिले के अंतर्गत और गुजरात राज्य में, लगभग यहां पे। ये किसी नदी के किनारे नहीं है बेटा, धौलावीरा है, ये है कच्छ का रण। जैसा कि आप जानते होंगे 90% हमारे पास है कच्छ का रण और 10% पाकिस्तान के पास चला गया, क्योंकि 1965 की जो जंग थी वो यहीं से शुरू हुई थी बेटा। तो बाद में जो समझौता हुआ बैठ करके, तो 10% कच्छ का जो रण था वो इनके पास चला गया। खैर वो बात कर रहे हैं, किसी दिन फिर उस पर एक टॉपिक अलग से करा देंगे। तो बेटा यहाँ पर जो हमें चीज मिली है धौलावीरा के अंदर, एक तो हवन कुंड यहाँ पर मिले हैं, यानी कि जैसे हमें लोथल से प्राप्त हुए थे ऐसे ही हवन कुंड हमें यहाँ से भी मिले हैं। दूसरी बड़ी चीज, यहाँ से हमें युग्म समाधियां भी मिली हैं, जो कि नई बात नहीं है क्योंकि लोथल में भी मिली थी। और बेटा तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ पर एक कपाल मिला है, यानी कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली है,
उस खोपड़ी में 6 छेद हुए, 6 छेद वाली खोपड़ी। तो बेटा ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को चिकित्सा के मामले में बहुत अच्छा ज्ञान रहा होगा, क्योंकि माना जाता है कि इन्होंने उस खोपड़ी पे कोई ना कोई परीक्षण किया होगा। बच्चे के सिर में जो 6 छेद हैं उनको देखकर ऐसे कयास लगाए जाते हैं। धौलावीरा हो गया बेटा। इससे अगला धौलावीरा है आपका यहाँ गुजरात के अंतर्गत आता है। इससे अगला देख लेते हैं बनावली। बनावली या कह लीजिए बेटा बनमाली। बेटा यहां से हमें ज्यादा कुछ नहीं, एक तो ये घग्गर नदी के किनारे पर है, हरियाणा में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर हमें मिट्टी के बने हल्का साक्ष्य मिलता है। क्या मिला है? मिट्टी के बने हुए हल्का साक्ष्य मिला है। तो ऐसा माना जाता है ये मतलब जो मिट्टी का खिलौना है ऐसे ही अपने वास्तविक जीवन में भी हल्का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसी में आपको बेटा बताता चलूं मैं, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के अंतर्गत है, भारत के अंदर सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी। धौलावीरा और राखी गढ़ी में कंफ्यूजन है, क्योंकि बेटा बहुत सारी बुक्स ने राखी गढ़ी दे रखी है, बहुत सारी बुक्स ने धौलावीरा दे रखा है। राखी गढ़ी को मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि जो राखी गढ़ी है उस पर अभी पूरा एक्सकवेशन हुआ नहीं है। राखी गढ़ी का जो एक्सकवेशन है वो 20% भी नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो आबादी बसी हुई है उसको हटाना तो काफ़ी लफड़े वाली बात है। इसलिए वो एक बहुत बड़ी साइट उभर कर आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से भी बड़ी साइट है राखी गढ़ी। ठीक है। तो इससे नॉलेज के लिए बस इतना ही समझ लीजिए आप कि राखी गढ़ी हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है। अब आता है बेटा कालीबंगा। जैसा कि बेटा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, काली यानी कि काली और बंगन मीन्स चूड़ियाँ। ठीक है। यहाँ पर बेटा मिट्टी की बनी हुई हमें चूड़ियाँ मिली है काले कलर में, तो ऐसा माना जा रहा है और उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। ठीक। ये है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ये आती है। और बेटा यहाँ की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि यहाँ पर जुते हुए खेत मिले। जुते हुए खेत हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है बेटा। हालांकि कुछ सिमिलर चीजें मिली हैं जैसे मन के बनाने के कारखाने, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं जितनी कि चंबुदुड़ और लोथल में मिली। तो ये इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है कि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। और जो खेत का जो स्टाइल है बेटा जुतने का वो भी ऐसे है, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो बेटा ऐसा माना जाता है कि एक समय में ये लोग एक से ज्यादा फसल लगाते हैं। और ये है बेटा आपका कालीबंगा यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत यानी राजस्थान। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। जब तक नमस्कार।